हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले कि रिलीजियस कन्वर्जन ये मुद्दा क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है और फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन जो इशू है वो दरअसल क्या है। वो सब चीज़ें इस डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और रिलीजियस कन्वर्जन का हमारे सिलेबस से क्या रिलेशन है वो देखने की कोशिश इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। दरअसल ये जो मुद्दा है रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि धर्म परिवर्तन। अब ये धर्म परिवर्तन अगर आप या मैं चाहूं कि हमारा मान लो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म परिवर्तित मुझे करना है, मतलब क्या कन्वर्जन करना है मुझे। मान लो मैं अभी हिंदू हूँ तो मुझे मान लो मुझे क्रिश्चियन धर्म स्वीकारना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर ये मुझे फ्रीडम है, ये मेरा राइट है कि मैं जो चाहूं वो धर्म में स्वीकार सकता हूं। बट यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन अगेंस्ट लॉ नहीं है, बट रिलीजियस कन्वर्जन के आड़ में बहुत सारी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही है। इसके वजह से रिलीजियस कन्वर्जन ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अगर मेरे ओन थॉट से अगर मैं रिलीजियस कन्वर्जन करता हूँ, रिलीजन मेरा कन्वर्ट करता हूँ, तो वो कोई अगेंस्ट मेरे राइट के खिलाफ भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। बट कोई और फोर्सफुली या किसी लालच देख के मेरा धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो वो इलीगल है। इसके वजह से ही ये रिलीजियस कन्वर्जन जो मुद्दा है वो बहुत दिनों से बर्निंग इशू रहा है। और अभी भी ये जो इशू है वो द हिंदू में आर्टिकल आया था, इसकी वजह से मुझे लगा कि ये डिस्कस करना जरूरी है और रिलीजियस कन्वर्जन और रिलेटेड इश्यूज हमें टोटली जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये बर्निंग इशू है। सो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट्स कवर करने वाले, वो पॉइंट्स कौन कौन से कवर करने की जरूरत है हमें। पहले तो स्टेट दैट हैव पास्ड एंटी कन्वर्जन लॉज। कहीं ऐसे स्टेट है जहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ भी पास किए गए, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट में ऐसा कोई भी लॉ अभी तक पास नहीं हुआ है। तो वो कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जैसे कि आर्टिकल 14 है, 21 है, 25 है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में क्या क्या दिया है ये भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करने वाले हैं इस लेक्चर में। उसके साथ साथ एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो बहुत सारे स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ तो पास किए हैं, बट उसमें भी कुछ लूप होल्स है, उसमें भी उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी हम थोड़ा सा देखने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है कि इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अभी तक क्या क्या है ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा अगर हमें अच्छा आंसर लिखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि जुडिशरी ने इसके ऊपर क्या कहा है। जुडिशरी ने मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है, ये भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम आंसर राइटिंग में कोट करते तो इंप्रेसिव और मार्क्स फेच करने वाला आंसर वो दिखता है। सो इसके वजह से इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये सब डिस्कशन शुरू होने से पहले ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, न्यूज में क्यों है, ये भी हमें पता होना थोड़ा सा जरूरी है। पहले तो द हिंदू में आर्टिकल आया, द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उस आर्टिकल में जो रिलीजियस कन्वर्जन और एंटी कन्वर्जन लॉज जो है, जो अनेक स्टेट में पास किए गए हैं, वो क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसमें लूप होल क्या है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया था, जो कि इस टोटल लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके वजह से ऑब्वियसली ये न्यूज में है, इसी के लिए तो यहाँ पे आर्टिकल आया था। बट यहाँ पे जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, पहले तो एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला जो स्टेट है, पहला स्टेट ओडिशा है। ये ओडिशा या ओडिशा कुछ भी कह सकते हैं, ओडिशा है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर पहला कौन से बेसिक लोकल एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि स्टेट एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दिसंबर 5 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दिया था, एक कमेंट की थी, वहां पे जो चीफ जस्टिस थे, सॉरी, जो
जो बेंच थी जजों की, वहां पे जो लोड लीड किया गया था वो जस्टिस एम.आर. शाह इन्होंने लीड किया था उस बेंच को, और उन्होंने कहा था चैरिटी और गुड वर्क टू हेल्प ए कम्युनिटी और द पुअर शुड नॉट क्लॉक एंड इंटरनेशनल टू रिलीजियस कन्वर्ट देम एज अ पे बैक। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट और एक ये जो स्टेटमेंट है किया गया है जो कि बहुत कुछ हमें बता के जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इस स्टेटमेंट में हमें दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देता है, जैसे कि मान लो मैं एक मैं मान लो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं ये एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ। वहाँ पे बूढ़े जो है उनको खाना दिलाता हूँ, जो अनाथ बच्चे हैं उनको खाना दिलाता हूँ, शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए मदद करता हूँ। बट ये जो मदद लेने वाले बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं या कोई फैमिली है जिनको जो डिपेंडेंट है ऐसे संस्थाओं पे, मैं उनको हेल्प तो कर रहा हूं, बट उस हेल्प के बदले मैं उनसे ये आशा नहीं कर सकता कि आपका कोई और धर्म है तो आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो सको। ये मैं उसके बदले नहीं कह सकता। वो कहीं ना कहीं इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। मतलब क्या, अगर किसी भी तरह की आप मदद करते हो, कोई भी कृत्य आप करते हो, उसके बदले में आप धर्म परिवर्तन दूसरे का नहीं मांग सकते या करने के लिए नहीं बोल सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट में बोला गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन करना रिलीजन्स का इंड्यूसमेंट फ्रॉडुलेंट, मतलब क्या फोर्सफुली कन्वर्ट करना, मतलब क्या कोई तो लालच देके एक धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हमारे धर्म में अगर तुम परिवर्तित होगे तो तुम्हारे फैमिली के इतने पैसे मिलेंगे, ये बेनिफिट्स मिलेगा, वो बेनिफिट्स मिलेगा। इस तरीके से एक्टिविटीज की जाती है। उसके साथ साथ फोर्स भी किया जाता है, धमकाया भी जाता है। ये भी कुछ केसेस निकल के आए थे। इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ फ्रॉडुलेंट मैरिजेस के भी कुछ जो केसेस है वो सामने आए थे। वो कैसे आए थे कि जैसे मान लो एक लड़की के साथ मैं शादी करता हूँ या कोई लड़की मेरे साथ शादी करती है और उस शादी होने के बाद वो मुझे कहती है कि मेरा धर्म बदल के मैं उसके धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तो उसे हम फ्रॉडुलेंट मैरिज कहते हैं। मतलब क्या कि मैरिज ही की गई थी इसके लिए कि मेरा धर्म परिवर्तित हो सके। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी चलती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कहीं ना कहीं जुडिशरी को कहना है। और उसके लिए एक पिटिशन भी दाखिल की गई थी। सो ये पहले तो स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि जो पिटिशन दाखिल की गई थी, दायर की गई थी, उसमें फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। ऐसे डिमांड करने वाली पिटिशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सो इसके वजह से पहले न्यूज में आया था। सो उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल हमें दिया है उसमें जो स्टेट है जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है, उस स्टेट्स के नाम और कौन से साल में एंटी कन्वर्जन लॉ उन्होंने लाया है वो दिया है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके साथ साथ झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है। ये ऐसा। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अभी अभी कर्नाटक में ये मुद्दा ज्यादा बर्निंग इशू है, इसकी वजह से कर्नाटक लास्ट में यहाँ पे दिया गया है। और ओडिशा तो फर्स्ट स्टेट है, आपको तो अभी तक पता हो गया होगा। सो अभी अगर हम ये जो पिटिशन दाखिल की गई थी, ये जो पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कहा था ये पहले हमें देखना जरूरी है। उसमें क्या डिमांड की गई थी ये हमें समझना जरूरी है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें इंटिमेडेट थ्रेटिंग डिसेंसिव, मतलब यहाँ पे उस पिटिशन में बोला गया था किसी भी तरह से धर्म परिवर्तित होता है, मतलब धर्म परिवर्तन का बेस अगर इंटिमिडेशन होगा, थ्रेटनिंग होगा, डिसेविंगली होगा या गिफ्ट देके, मॉनेटरी बेनिफिट्स देके अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं फोर्सफुल कन्वर्जन में आता है। तो उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 दिया हुआ है, आर्टिकल 21 दिया है और आर्टिकल 25 दिया है, इसका कहीं ना कहीं हनन होता है। अगर मान लो कोई, मेरा धर्म अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हिंदू धर्म से मैं बिलोंग करता हूं, और अगर कोई मुझे धमकाता है
मेरा धर्म परिवर्तित करने के लिए, कोई मुझे फोर्सफुली परिवर्तन करवाता है, मेरा धर्म परिवर्तित करवाता है, कन्वर्जन करवाता है, उसके साथ साथ मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, मतलब कुछ पैसे देता है, कुछ मेरी फैमिली को बेनिफिट्स देता है, और उसके बदले में मुझे कहता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें परिवर्तित करना होगा, तभी तुम्हें ये बेनिफिट्स मिल सकेंगे। या कोई पार्टनर मुझसे शादी करती है, और शादी होने के बाद मुझे कहती है कि धर्म तुम्हारा परिवर्तित करो हमारे धर्म में या किसी और धर्म में, तो वो कहीं ना कहीं मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ पे आर्टिकल 14 का, 21 और 25 का यहाँ पे जिक्र है। सो ये पिटिशन में दरअसल मांग की गई थी, और इस पिटिशन की वजह से जो जजमेंट्स आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके वजह से 5 दिसंबर से फिर से एक ये जो इशू है, ये बर्निंग इशू हुआ है, न्यूज में आया है। उसके साथ साथ आगे हमें ये देखने की जरूरत है कि 1977 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टिप्पणी की थी, एक जजमेंट दिया था। वो केस जो था वो रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वर्ड बाय वर्ड अगर हम देखेंगे तो यहां पे कहा गया था, इट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट आर्टिकल 25(1), ये जो मैं आपको आर्टिकल्स बोल रहा हूं, बीच बीच में कोई तथ्य दे रहा, तो ये आपको ज्यादातर नोट्स इसके बनाना जरूरी है, ताकि बाद में आप रिवीजन भी कर सको। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स के वर्ड्स में अगर हम कहेंगे तो इट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट आर्टिकल 25(1) गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंशियंस, मतलब किसी धर्म में मुझे श्रद्धा रखनी है, ये टोटल राइट मेरा है, वो फंडामेंटल राइट है मेरा, फ्रीडम है मेरा। तो ये आर्टिकल 25(1) में दिया गया है, बट इसी का हनन यहाँ पे किया जा रहा है to every citizen and not made to the followers of one particular religions, and that in turn postulates that there is no fundamental rights to convert another person to one's own religions। मतलब यहाँ पे सीधे सिंपल वर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मैं मेरा धर्म फॉलो करने का, मेरे धर्म का प्रसार करने का, प्रचार करने का मुझे अधिकार दिया गया है, वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी और धर्म के बंदे को या बंदी को मेरा धर्म फॉलो करने के लिए फोर्स करूं या उसको मेरे धर्म में कन्वर्ट कर लूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसके मतलब उस बंदे के बंदी के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में कहा था, रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस केस में। सो ये केस का नाम और इसका जजमेंट और साल ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी दी थी कि अगर किसी जगह फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, ऐसा कहा गया था। उसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, डायरेक्शंस दिया था। उसके साथ साथ कोर्ट हैज सेड दैट फोर्स्ड कन्वर्जन इज वेरी डेंजरस। अभी यहाँ पे इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फोर्सफुल जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कंसाइंस है, इसके लिए भी थ्रेटन है। सो इसके लिए भी हमें इसके खिलाफ फोर्सफुल कन्वर्जन जो है इसके खिलाफ स्टेप, लीगल स्टेप लेना जरूरी है। अभी यहाँ पे दो चीजों में आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना है आपको। वो दो चीजें कौन सी है? एक तो रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन जो है ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं अगर चाहूं तो मेरा रिलीजियस कन्वर्जन मतलब मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी बदल सकता हूँ। मैं हिंदू से क्रिश्चियन हो सकता हूँ, सिख हो सकता हूँ, ईसाई हो सकता हूँ, मुस्लिम हो सकता हूँ, कोई भी धर्म में अपना सकता हूँ। मतलब रिलीजियस कन्वर्जन ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, बट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है, इसके वजह से ये एक इश्यू बना हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि रिलीजियस कन्वर्जन सामने आया तो इसको हम नेगेटिवली देखना शुरू कर दें।
रिलीजियस कन्वर्जन कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, ये अंडर ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर हम कौन सा भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कौन से भी धर्म में हम अपना विश्वास श्रद्धा रख सकते हैं, वो कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। बट निगेटिव पॉइंट ये है कि कोई हमें और बताता है या फोर्स करता है कि तुम्हारा धर्म तुम चेंज कर लो, तुम्हारी जो धार्मिक आइडेंटिटी है, तुम्हारी जो धार्मिक पहचान है वो बदलो, किसी और धर्म को स्वीकार कर लो। ये अगर होता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कंसेंट के खिलाफ है, और उसके साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को भी ये डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, वो भी आगे दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। सो ये सब होने के बाद हमें व्हाट इज अ रिलीजियस कन्वर्जन ये भी पता होना चाहिए, मतलब रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब एक्चुअली क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन के वर्ड्स में देखें तो यहाँ पे दिया गया है, मार्क्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी एंड इज सिंबलाइज्ड बाय स्पेशल रिचुअल्स। मतलब एक स्पेशल रिचुअल के अंतर्गत, मान लो एक मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और मान लो मुझे सिख धर्म में जाना है, तो वहां पे एक रिचुअल अरेंज किया जाएगा, एक प्रथा या परंपरा जो भी होगी वो उसके तहत एक कार्यक्रम अरेंज किया जाएगा और उसके तहत उस धर्म की मुझे दीक्षा दी जाएगी या जो भी उस धर्म में तरतूद है वो की जाएगी और उसके तहत मेरा कन्वर्जन किया जाएगा। मतलब क्या, सीधी सीधी और सिंपल लैंग्वेज में हम अगर समझ लेते तो वहां पे क्या किया जाएगा, मैं जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं हिंदू धर्म के आइडेंटिटी मेरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसका त्याग करूंगा और नई रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सेप्ट करूंगा जो कि सिख होगी। इसे हम कहते हैं रिलीजियस कन्वर्जन। उसके वेरियस डेफिनेशन है, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप ध्यान में रख सकते हैं और खुद की अदरवाइज खुद की डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके साथ साथ आगे हमें दिया गया व्हाट इज द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉ। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मुझे लगता है कि मेरा धर्म मुझे चेंज करना है तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं किसी भी धर्म में किसी भी गॉड पे देवता पे विश्वास कर सकता हूँ, श्रद्धा रख सकता हूँ, किसमें भी श्रद्धा रख सकता हूँ, या कोई भी धर्म नहीं अपनाना ये भी मेरी चॉइस है। बट फिर भी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारा, ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर भी व्हाट इज द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉ, फिर भी एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की जरूरत क्या है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जैसे कि नो राइट टू प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज का मतलब ये होता है कि हमें दूसरे का रिलीजन चेंज करने को, उसको फोर्स करना या उसको प्रोत्साहित करना या उसको धमकी देना या उसको कोई लालच दे के उसका धर्म परिवर्तन करना, ऐसा कौन सा भी अधिकार हमें दिया गया नहीं है। मतलब ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल भी है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया है। बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी कई जगह ऐसे केसेस देखे गए थे। इसके लिए नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉज, इसके लिए हमें एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत पड़ी है। उसके साथ साथ अगर हम फ्रॉडुलेंट मैरिजेस की बात करें, कई स्टेट में हमने देखा था कि फ्रॉडुलेंट मैरिजेस देखे गए थे। मतलब क्या कि मैं किसी लड़की से शादी कर रहा हूँ और शादी करने के बाद उसे मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हें अभी हिंदू धर्म स्वीकारना है क्योंकि मेरा धर्म हिंदू है। तो उसके बाद शादी के बाद मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ कि तुम हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। अब उसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट मैरिजेस। मतलब मैं मैरिज ही इसके लिए कर रहा हूँ कि उसका धर्म परिवर्तन कर सकूं, अदरवाइज उस मैरिज का फायदा उठा के मैं उसको बोल रहा है, फोर्स कर रहा हूं कि तुम अभी हिंदू धर्म में परिवर्तित हो सको। तो ये भी हमें यहाँ पे करना नहीं है। बट ऐसी चीजें, ऐसे केसेस देखे गए, इसके लिए भी एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। मान लो किसी के साथ मेरी शादी भी होती है तो उसकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है और मेरी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक का ही धर्म हमें स्वीकार करना चाहिए, दोनों के अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं और अलग अलग धर्म वो फॉलो भी कर सकते हैं, उसमें कई कोई बड़ी या बुरी बात नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे भी केसेस देखे गए कि एक पार्टनर दूसरे को फोर्स कर रहा है कि एक रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। सो इसे हम फ्रॉडुलेंट मैरिजेस के केस में देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, एक केस का 1977 के केस जो देखे हमने, उसमें आपको बताया है मैंने, वही ऑब्जर्वेशन फिर से यहाँ पे दिया गया है।
इसके साथ साथ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया। अभी इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉ की स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास हुआ है तो लॉ पास हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो लॉ कौन सा है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए, ये भी हमें देखना जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोचेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 गारंटीज हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किस धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, प्रोपोगेट करना है, वो सब करने का हमें आर्टिकल 25 के अंतर्गत राइट्स दिया गया है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, मतलब किस धर्म को प्रोफेस करना है, प्रोपोगेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये टोटल अधिकार हमारा है और वो फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में भी हमें स्टडी यहाँ पे करनी है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर हम देखेंगे तो 25 टू 28 आर्टिकल्स में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो टोटल हमें स्टडी करनी है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या है, टोटल फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 टू 35 तक दिए है, वो टोटल फंडामेंटल राइट्स हमें देख के रखने चाहिए, अच्छे से करके रखने चाहिए, क्योंकि इसके ही ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं, हमने देखे इसके पहले भी। सो ये टोटल हमें इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। ये हमें प्रोविजन दिखती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में अगर हम देखेंगे तो मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का कन्वर्जन सही है और किस तरह का कन्वर्जन गलत है। सो यही प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी। अगर हम पार्लियामेंट्री लॉ की बात करें तो अभी तक कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटी कन्वर्जन लॉ ऐसा कोई भी लॉ अभी तक पास नहीं हुआ है। एक प्राइवेट मेंबर बिल, मतलब पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर ने एक बिल पेश किया था 1954 में, बट उसको अप्रूवल नहीं मिला पार्लियामेंट में। इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ है एंटी कन्वर्जन लॉ, ये कोई भी ऐसा पार्लियामेंट का लॉ नहीं है। बट जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किए कि जो स्टेट है, वेरियस स्टेट जो है वो वेरियस स्टेट उन्होंने जो लॉ है वो लॉ पास किया है। उसमें उड़ीसा के बारे में हमने डिस्कस किया, गुजरात है, झारखंड है, उत्तराखंड है और कर्नाटक के बारे में भी हमने डिस्कस किया, जो कि आर्टिकल आया था उसके संदर्भ में हमने देखा था। उसके साथ साथ ये जो लॉज इन्होंने पास किए हैं, वेरियस स्टेट्स में लॉज जो पास किए हैं, वो लॉ तो पास किए, ठीक बात है, अच्छी भी बात है, बट उसमें जो भी डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो भी वेग कॉन्सेप्ट हैं, मतलब उसके कोई भी डेफिनेशन उस लॉ में नहीं दिए गए, जो टर्मिनोलॉजी यूज की है उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। तो डेफिनेशन हर एक के हिसाब से हर एक लगा सकता है, तो उसके मतलब भी हर एक के हिसाब से हर एक निकाल सकता है अलग अलग, तो इसके वजह से वेग टर्मिनोलॉजीज वहां पे हो जाती है। तो उसकी वजह से उस जो लॉ है उसके मतलब अलग अलग निकलते हैं, जैसे कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्सफुली कन्वर्जन जो है, फ्रॉडुलेंट मैरिजेस जो है, एलोरमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट यूज किए है, टर्मिनोलॉजीज यूज की है, इसके उस लॉ में सिर्फ टर्मिनोलॉजीज यूज की है, उसके मतलब नहीं दिए गए, मतलब उसके डेफिनेशंस नहीं दिए गए। तो ये एक वेग लॉज है ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, इसके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसके साथ माइनॉरिटी मेजोरिटी का भी इश्यू होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो मुद्दा है एक दूसरा एक थ्रेट है हमें, जो कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, मतलब प्रस्तावना में दी गई है। तो सेक्युलरिज्म ऑल्सो इज मोर इम्पोर्टेंट, पर इसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी बना के रखा है, सो वो भी अब आप देखिए। बट सेक्युलरिज्म के लिए ये खतरा कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो लुप्त हो जाती है और कट्टरतावाद पैदा होता है, उभर कर आता है। तो ये भी हमें पता होना अत्यंत जरूरी है। सो ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए धोखादायक है, थ्रेट है,
जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, कंसेंस के लिए धोखा थ्रेट है, उसके साथ साथ ये सेक्युलरिज्म के लिए, इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए भी थ्रेट है, धोखा है। ये भी हमें समझने की जरूरत है। और अगर वे फॉरवर्ड मतलब कंक्लूजन की हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ तो हमें लाने चाहिए। ऐसे जो केस हो रहे फोर्सफुल कन्वर्जन के, ये रोकने के लिए हमें एंटी कन्वर्जन लॉ लाने चाहिए। बट उस एंटी कन्वर्जन लॉ की वजह से कहीं नेशनल सिक्योरिटी को धोखा निर्माण हो रहा है, धोखा पैदा हो रहा है, उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म को धोखा पैदा हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन लुप्त हो रहा है। ऐसी बातें हमें नहीं होने देनी चाहिए उस लॉ की वजह से। ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। यही हम दरअसल कंक्लूजन में बोल सकते हैं, और यहाँ पे दिया भी गया है कि डू नॉट कर्ब वंस फंडामेंटल राइट्स और हैम्पर द नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब हमारी जो देश की एकात्मता है वो हैम्पर न करते हुए हमें ये लॉ पास करने चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जो कन्वर्जन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। सो यही दरअसल कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं, और आंसर राइटिंग भी यहाँ पे इसके ऊपर हम करते हैं तो कंक्लूजन में यही हम बोल सकते हैं। मतलब मोटा मोटे अगर इस लेक्चर में हमने सीखा क्या है, ये अगर हम बोलेंगे तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, तो इस लेक्चर में हमने पहले तो स्टेट जो है उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है, वो स्टेट्स कौन से देखा, न्यूज़ में ये इशू क्यों है ये देखा, उसके साथ साथ ये लॉ की ज़रूरत क्या है ये हमने देखा, लॉ में लूप होल क्या क्या है ये भी हमने देखे, उसके साथ साथ ये थ्रेट कैसे हो सकता है, कौन कौन से केस है, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है, जुडिशरी क्या कहती है इसके ऊपर, ये सब हमने देखा। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ाई करके रखनी है अभी, पहले तो फंडामेंटल राइट्स, उसमें ज़्यादा फोकस हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे करना है, ये हमें टोटल स्टडी करके रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो यहाँ पे भी डिस्कस हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, वो हमें पता होने चाहिए। उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म का एक मुद्दा यहाँ पे आता है, तो सेक्युलरिज्म के बारे में टोटल, अभी यहाँ पे क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म अलग है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म अलग है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के साथ हमें सब सेक्युलरिज्म के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये भी टर्मिनोलॉजी है वो हमें पता होनी जरूरी है, और उसमें फ्रॉडुलेंट मैरिज बताया गया है, एलुरमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज की है इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। अगर आप आंसर राइटिंग में सेम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है और आंसर भी ज़्यादा नॉलेजेबल लगता है। तो इसकी वजह से हमें ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज है उसके ऊपर कमांड हासिल करना जरूरी है। सो आशा करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको रिलीजियस कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन का इशू है, वो अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं ये जो लेक्चर चलते हैं रेगुलरली उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूँ। और अगर ये बेनिफिशियल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को शेयर करिए, ताकि सबको इसका फायदा हो सके। सो यहाँ पे आपकी रजा लेता हूँ मैं। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।